खुश आमदीद। सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। 2 अक्टूबर सन 2024 बुधवार का दिन है। आपका मेज़बान हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। सभी नाज़रीन, आज की नशरियात में अहम तरीन मामलात हमारे सामने हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको बाखबर करेंगे कि आलमी दुनिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है। व्हाइट हाउस के अंदर रात देर गए थे, एक के बाद एक इजलास हुआ है। भारत सरकार की एडवाइजरी आई है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। नेतन्याहू का पलटवार और पलट बयान भी है। जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर आपको इन खबरों से हम रूबरू करवाएंगे, वहीं पर जम्मू कश्मीर आते आते सियासी मैदान में रात देर गए तक क्या कुछ हुआ उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इतलात और खबरों के मुताबिक आने वाले चंद दिनों के अंदर सियासी ऊंट किस कदर तेजी के साथ चलेगा और कौन सी करवट लेगा, इस पर हमारी नजर है। आपको उससे भी बाखबर करेंगे। लद्दाख की ताज़ा तरीन सूरत हाल। लद्दाख की पद यात्रा का आज आखिरी दिन था और गांधी समिति आज 2 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली के अंदर एहतजाजी मुजाहिरा उनका था। उससे कबल गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको ग्राउंड जीरो से भी इतला देंगे और ख़बर देंगे कि लद्दाख और दिल्ली के अंदर क्या कुछ चल रहा है। हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आइएगा, जहां पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा आप बराह रास्त देखते हैं। और जिस तरीके से आप वहां से हमें राब्ता करके इनबॉक्स करके पैगामात पहुंचाते हैं, उससे हमारी हौसला अफजाई हो रही है। यह सिलसिला ज़रूर जारी रखिएगा। प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है और सबसे पहले बात आज होगी हिस्ट्री ऑफ द डे की। 2 अक्टूबर में माजी में क्या कुछ हुआ है, तारीख की किताब पर नज़र डाली है आसिफ रशीद ने। क्या कुछ इन्होंने देखा है, अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जहाँ जहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें देखते, सुनते हैं, पसंद करते हैं और अपना जो फीडबैक है वो भी हम तक पहुंचाते हैं। आज के दिन की जहां तक बात है तो अक्टूबर की 2 तारीख, आप सब जानते हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में अहम तरीन वाक़यात इस प्रोग्राम में स्पेशल सेगमेंट के ज़रिए आप तक पहुँची। लेकिन चूँकि कई अहम तरीन शख्सियात हिंदुस्तान की आज इस दुनिया पर आई, कई चली गई, इस ताल्लुक़ से ये दिन काफ़ी अहम है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन की खुसूसियात या अहम तरीन वाक़यात हैं, उन पर ज़रा नज़र दौड़ाएँ। तो 1869 में पोरबंदर गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी की पैदाइश हुई। आज पूरे मुल्क के अंदर गांधी जयंती मनाई जा रही है और हर बरस की तरह इस बार भी 2 अक्टूबर को तकरीबात सरकारी सतह पर होती है। और अब से थोड़ी देर पहले महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, सदर हिंद की जानिब से, वज़ीर दाखिला और दीगर तमाम कायदीन की जानिब से दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर। 1904 में आज ही के दिन हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की भी पैदाइश हुई। आज उनका भी जन्मदिन है और सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे जून 1964 से जनवरी 1966 तक। आज के दिन उनकी पैदाइश हुई। साल 1929 में महात्मा गांधी ने नवजीवन ऑफिस को अवामी ट्रस्ट बनाया और हिंदुस्तान के अंदर उन मुतासरा अफराद की मदद का एक ज़िम्मा उठाया जो पूरे मुल्क के अंदर किसी न किसी वजह से परेशान थे। बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर वो तमाम लोग जो अंग्रेज़ों के दौर में परेशानी से गुजर रहे थे, उन लोगों की मदद का अज़्म ज़ाहिर किया गया। साल 1951 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की बुनियाद आज के दिन रखी। 1953 में आज ही के दिन श्रीनगर की सेंट्रल जेल में इनका बल्कि 1953 में इसके 2 बरस बाद इनका इंतकाल भी हुआ। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की बुनियाद 1951 में डाली, इसके लिए या बाकी जो खिदमात इनकी रही हैं, ये चूँकि मरकज़ में वज़ीर भी रहे हैं, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की काबीना में रहे और बाद में जाकर अलग हुए। अपना ग्रुप या फिर एक अहम तंजीम जो जनसंघ, और बाद में जाकर उस ग्रुप को तब्दील करते हुए वक्त गुजरने के साथ साथ सियासी काम भी उसका तब्दील हुआ। तो आज के दिन ये जनसंघ की बुनियाद भी डाली गई। इसके 1 बरस बाद 1952 में हिंदुस्तान में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आज के दिन शुरू किया गया। साल 1961 जब बम्बई या मौजूदा वक्त में मुंबई, यहाँ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आज ही के दिन आया। 1982 में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बम धमाके हुए, 60 अफराद हलाक हुए, 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए।
साल 1989 दिन आज का जब तमिलनाडु में मंडपम और पंबन के दरमियान समुद्र पर सबसे लंबा पुल खुला और दुनिया के सबसे तवील तरीन पुलों में से एक पुल है जो समुद्री रास्ते को कनेक्ट करता है। 2001 में 19 ममालिक की तंजीम नेटो ने अफगानिस्तान पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दिया। जो तालिबान फर्स्ट रिजीम थी उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज इसके बाद से हुआ था। 2004 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कांगो में 5900 फौजी भेजने की तजवीज़ को मंजूरी दी, जब फौजी बगावत इस मुल्क के अंदर हो रही थी और इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से कांगो और आसपास के अफ्रीकी ममालिक गुजर रहे थे। साल 2012 में नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने 20 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया। एक स्कूल के अंदर दाखिल हुए और नाइजीरिया के अंदर अल-शबाब नामी जो तंजीम थी उसने इन तलबा के कत्ल की जिम्मेदारी बाद में कबूल की। इसके 2 बरस बाद 2014 में मुल्क भर में आज ही के दिन स्वच्छ भारत मिशन एक कौमी तहरीक के तौर पर शुरू हुई और 2 अक्टूबर 2014 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क भर के अंदर स्वच्छता प्रोग्राम जो स्वच्छ भारत मिशन है वो एक नेशनल मूवमेंट के तौर पर पूरे मुल्क के अंदर शुरू की गई। और चूंकि आज आप जानते हैं गांधी जयंती है, इसलिए आज का दिन काफ़ी अहम, उस हिसाब से आज के दिन ये प्रोग्राम भी काफ़ी अहमियत रखता है। ये तो वो बड़ी बातें थी जो हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ एक एक करके चलेंगे और इससे पहले जम्मू कश्मीर के मौज़ूआत पर आएँ, आपको सबसे पहले उस खबर से आगाह करते चलें जो इस वक्त इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। और बात सबसे पहले मशरक़ वस्ता की। मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती चली जा रही है। हर गुज़रते लम्हे के साथ मुख्तलिफ ममालिक कोशिश हो रही थी कि जंग बंदी हो, लेकिन गज़ा के अंदर सूरत हाल जो कुछ बनी और उसके बाद लेबनान, अब जाकर सीरिया और यहाँ तक कि ईरान और इजराइल बराह रास्त एक दूसरे पर हमले करने का आगाज़ भी कर चुके हैं। सूरत हाल इतनी अबतर हुई है कि दोनों ममालिक अब जवाबी कार्रवाइयाँ या पलटवार कब और कैसे होंगे इसकी भी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। शुरुआत इसी खबर के साथ। चलिए जनाब, मशरिक़ वस्ता की सबसे अहम और बड़ी खबर जिस पर दुनिया भर की इस वक्त नज़र है, क्योंकि मामला इजराइल और ईरान का सामने आया है, क्योंकि ईरान की तरफ से 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं इजराइल पर और इजरायली अफवाज IDF की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि IDF के दिफाई जो विंग है उन्होंने 181 मिसाइल जो लॉन्च किए गए छोड़े गए थे इजराइल की ओर, उन्हें उनमें से बेशतर मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स का मानना है कि ये कार्रवाई यकतरफा हुई और यहाँ जहाँ IDF के अफवाज मौजूद रहे वहीं पर जॉर्डन और US की फौज ने भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद की है। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही इस बात से आगाही अक़वाम मुत्तहिदा को भी की थी जब कासिम सुलेमानी की हलाकत हुई थी कि इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। और कल रात देर गए से इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच ज़बरदस्त जंग चल रही है। IAF यानी जो इजरायली अफवाज है उनका मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA की आर्मी और USA का इंटेलिजेंस, फिर जॉर्डन ने इंटरसेप्ट करने में काफ़ी मदद की कि ये जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए ये हवा में ही ख़त्म किए जाएं, लेकिन कुछ मिसाइल जो है वो इजराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी गिरे हैं, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ शहर है वहाँ पर रात देर गए तक सायरन बजती रही है। 10 मिलियन के आसपास लोगों को रातों रात शिफ्ट कर दिया गया बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर। यानी इस कदर संगीन सूरत हाल बनी इजराइल के अंदर कि बैतुल मुक़द्दस और आसपास के तमाम इलाकों को खाली कराया गया और ये सारे लोग जो है उन बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर रवाना कर दिए गए जो पहले ही इजराइल की तरफ से तैयार किए गए थे। ताहम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमला नाकाम हुआ है। ईरान का मानना था उनका हमला जो है वो तेजी के साथ किया गया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो वज़ीर-ए-आज़म है उनका मानना है कि यह हमला नाकाम हुआ है और तेहरान ने सबसे बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का खमियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ईरान इजराइल इस वक्त आमने सामने हैं। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल दागे गए हैं और अभी तक सूरत हाल ये है कि 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर
रख दिया गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इसराइल ने ये जो 400 प्लस मिसाइल्स कहीं जा रही हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, आईडीएफ ने अलर्ट इसलिए जारी किया क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो हिफाजती हिसार है, आयरन डोम कहलाता है, जो बहुत हद तक कुछ एक हिस्सों में कामयाब नजर आया जब माजी में हमले हुए, लेकिन इस बार मैक्सिमम एरियाज को हिट किया गया। और जिन एरियाज को हिट किया गया वहाँ पर अगरचे जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन एरियाज लोगों के जो शहरी हैं इसराइल के, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तान में जब लोग सोए हुए थे या फिर सोने की तैयारी में मसरूफ़ थे, 10:30 पौने 11 के आसपास सबसे पहले हमले की इतलात मौसूल हुई और इसके बाद फ़ौरन से एक जवाब आया जिसमें कहा गया कि यह हमला बज़ाहिर एक स्टेट का दूसरे स्टेट पर था। और इतना ही नहीं, कहा गया कि जो जारहियत अब तक दिखाई जा रही थी ये उस सिलसिले का एक जवाब था। और पासदारानी इनकलाब ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि ये बदला और शहादत का था जो 27 अक्टूबर और 31 जुलाई को हुई। 31 जुलाई आपको याद होगा कि इस्माइल हानिया जो कि नए सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में तेहरान में मौजूद थे, उस वक्त उन्हें टारगेट किया गया, वहाँ उनकी मौत हुई। और उसके बाद 27 तारीख को रात के वक्त बैरूत में लेबनान के अंदर जो फ़िज़ाई हमले किए गए उसमें हसन नसरुल्लाह भी चल बसे, तो वो उसका जवाबी हमला करा दिया जा रहा है। ये सूरत हाल अब तक है। और ईरान की भी तस्वीरें ज़रा दिखाइएगा। जब मिसाइल लॉन्च किया जा रहा था तो उस वक्त सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, फौजी सरबराह हो, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हो, या फिर ईरान की जो अथॉरिटी थी जो इसराइल के अंदर जब हमला किया जा रहा था तो मॉनिटर की जा रही थी सारी सिचुएशन को। उसी तर्ज पर हमला किया गया जैसे इसराइल की जानिब से बैरूत में हमला कंट्रोल करके चीज़ों के साथ और मॉनिटरिंग के साथ दिया गया। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। موفق باشید. ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. خیلی ماشاءالله داره. رفت یکی دیگه رفت. نیروی هوافضای سپاه پاسداران با عملیات قهرمانانه و شجاعانه خود انتقام بسیاری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو گرفت. 2 ماه گذشته 2 ماه بسیار سختی برای ملت ایران، برای जब हमला हुआ तब की ये तस्वीरें। अब आगे बढ़ेंगे। बात जब इसराइल की हो रही है तो जब ये फिजाई हमला हो रहा था इसी वक्त एक और हमला हुआ तिल अबीब के अंदर, राजधानी या नेशनल कैपिटल कह लीजिए। तिल अबीब में फायरिंग का एक वाकया पेश आया जिसमें 8 इजरायली शहरियों की मौत हो गई है। इस हमले में 10 इजरायली शहरी जख्मी भी हुए हैं। और इसराइल की जानिब से इसके बाद जो बयान जारी किया गया जिसमें ईरान को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 2 शहरी कहा गया कि दोनों का ताल्लुक हमास या इसके आसपास के ग्रोह से था। और ये कुछ तस्वीरें आपके उन ज़ेर ज़मीन बंकरों की हैं जहां पर शहरियों को मुंतकिल किया गया बॉम्बिंग से बचने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें इजराइल फोर्सेस की जानिब से जारी की गई कि ट्रेन में रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होकर फायरिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज के जरिए तस्वीर मंजर आम पर लाई गई और बताया गया कि तिल अबीब के अंदर जो फायरिंग का वाक़ा पेश आया इसमें शहरियों को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टारगेट करते हुए नौजवान आगे गए। 7 इजरायली पहले जख्मी होने की इतलात थी और उसके बाद 10 इनकी ऑफिशियल कंफर्मेशन की गई। और अफाफ के अंदर ये वाक़या पेश आया है जहां पर 10 इजरायली शहरियों की बल्कि 8 इजरायली शहरियों की मौत की तस्दीक की जा रही है। 7 शदीद तौर पर जख्मी पहले बताए गए थे जफा के अंदर, जिनकी तादाद अब बढ़कर 8 हो गई है। तो एक तरफ जो फ़िज़ाई हमले हो रहे थे, एयर स्ट्राइक्स हुई, दूसरी तरफ मिसाइल अटैक्स के साथ ये वाला हमला। और ये तस्वीर आपके सामने जब बच्चों को, बुजुर्गों को, ख़वातीन को इन हमलों से बचने के लिए या जो कार्रवाइयाँ बैक टू बैक चल रही थी ज़ेर ज़मीन बंकरों में मुंतकिल किया जा रहा था। तेल अवीव की सूरत हाल के बाद जरा बात करते हैं भारत सरकार की, क्योंकि भारत सरकार इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खारजा की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ये एडवाइजरी ईरान इजराइल के बीच जंग शुरू होने की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको देखते हुए ये एडवाइजरी जारी कर दी है भारत सरकार की तरफ से। भारतीय शहरियों के लिए जो ईरान के अंदर है, इजराइल के अंदर है, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। और यह साफ कर दिया कि ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल अटैक इजराइल पर किया है इसका रद्द-ए-अमल भी होगा। ताहम जो शहरी इस वक्त इन दोनों मुल्कों के अंदर है, ईरान के अंदर है, इजराइल के अंदर है, वो तमाम तर एहतियात बरोए कार लाए। जितने भी भारतीय इस वक्त इजराइल के अंदर है उन्हें एडवाइस किया गया है, उन्हें हुक्म दिया गया है, उन्हें ये एडवाइजरी दे दी गई है कि वो एहतियात बरते और तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो है
اور جو مقامی طور پر ایڈوائزریاں جاری کی جائیں گی اسرائیل کی طرف سے ان پر من و ان عمل کرے۔ بھارت کی طرف سے رات دیر گئے یہ ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور یہ ایڈوائزری انتہائی اہم اس لیے مانی جا رہی ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ سامنے یہ دکھا رہی ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر اندر مزید صورتحال ابتر ہوگی، کیونکہ آئی ڈی ایف کے سپریم کمانڈر کا بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ تہران کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اور اس صورتحال کے بیچ جو ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اس میں صاف کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی مدد ضرورت ہو تو ایک ویب سائٹ www.oref.org.il/ENG پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، یا 24/7 ہیلپ لائن جو ایمبیسی کے اندر ہے تل اویو کے اندر اس پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، یا ای میل جو کونسلیٹ جنرل ہے تل اویو کے اندر ان سے بھی رابطہ براہ راست کیا جا سکتا ہے اگر کسی امداد یا مدد کی ضرورت بھارتی شہری کو پڑے تو یہ ایڈوائزری بھارت کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے۔ ایک طرف سے بھارت اس پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے مشرقی وسطیٰ کی صورتحال پر، کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوگا اس کا اثر لیفٹ رائٹ تک پہنچے گا، لیکن صورتحال اتنی سنگین ہے کہ رات بھر وائٹ ہاؤس بھی جاگتا رہا اور وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اعلیٰ ترین افسر سر جوڑ کر بیٹھے، اور خبر یہ ہے کہ صدر امریکہ اور نائب صدر بھی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک میٹنگ میں رہے جس دوران ایران اور اسرائیل کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیک ٹو بیک میٹنگز ہو رہی تھی اور اسرائیل کی مدد کیسے کی جائے تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا، اور ساتھ ساتھ ایرانی حملے کے بعد اس ہنگامی اجلاس میں اس بات پر تبادلہ خیال ہوا کہ ایرانی حملوں کو روکا کیسے جائے۔ تو افواج کو حکم دے دیا گیا کہ اگر آئرن ڈوم کہیں پر ناکام ہوتا ہے تو پھر چاہیے یعنی جو حملے اس وقت ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ حالانکہ ایران یہ صاف کر چکا ہے کہ اس نے اب حملے روک دیے ہیں، کنکلوژن ہو چکا ہے، مگر ایرانی حملوں کے جواب میں کیا حکمت عملی واضح کی جائے؟ ایک تو اسرائیل جو یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مشرقی وسطیٰ کے اندر مختلف علاقوں میں بامبنگ کی جائے گی اور جو پچھلے 24-48 گھنٹوں میں ہوئی اس سے بھی زیادہ آگے بڑھا جائے گا، لیکن دوسری طرف اسرائیل کی مدد مسلسل، چاہے آپ وہ معاشی طور پر دیکھیں گے یا فزیکلی بھی ہتھیار دے کر جو اب تک کوششیں کی گئی امریکہ کی جانب سے ان کوششوں کو برقرار رکھنے اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا یہ بیان جاری کر کے کہ یہ اسٹیٹ پر حملہ ہے تو اسی حساب سے جواب ہونا چاہیے۔ اب یو ایس کی جانب سے ہنگامی اجلاس کے بعد وائٹ ہاؤس میں دیر رات گئے پریس بریفنگ بھی ہوئی، سوالات کا جواب بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا جو جوابی اثر ہوگا وہ کافی شدید قسم کا ہوگا، نقصان کا بھی خدشہ ہے، لیکن مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر امریکہ کے مطابق اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچے گا، ہماری ترجیح یہ بھی ہے امریکن وائٹ ہاؤس ترجمان کے مطابق کہ جو امریکن سٹیزنز ہیں، امریکن ناگرک ہیں یا شہری اس وقت اسرائیل اور آس پاس کے حصوں میں ہیں مشرقی وسطیٰ میں، ان کی سلامتی کو کیسے یقینی بنایا جائے اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک طرف سے یہ جو اسرائیل والا معاملہ ہے اس پر امریکہ کا وضاحتی بیان یہ بھی آیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو الگ نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہر قسم کی مدد معاونت اسرائیل کو دی جائے گی تاکہ ایران تہران کو جواب دیا جا سکے۔ یہ صاف وائٹ ہاؤس کی طرف سے رات دیر گئے کر دیا گیا ہے، بیان جاری کر دیا ہے وائٹ ہاؤس نے اور صاف کر دیا ہے کہ بائیڈن اور ہیرس کی میٹنگ کل رات دیر گئی ہوئی ہے جس میں ان تمام صورتحال پر جائزہ لیا گیا ہے۔ ایک طرف سے Obviously, this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were able to step up with Israel and create a situation in which no one was killed in this attack in Israel, so far as we know at this time. We are now going to look at what the appropriate next steps are to secure, first and foremost, American interests, and then to promote stability to the maximum extent possible. A legitimate question, and that answer will come based on the conversations and consultations we have with our Israeli counterparts. It's too soon for me to stand before you today and give you an answer. تو یہ بیان یو ایس کی جانب سے جاری کیا گیا جب حملے ہوئے اور حملوں کے جواب میں کیا کارروائی کی جا سکتی ہے اس پر ایک نظر۔ اب آگے بڑھتے ہیں بات سعودی عرب کی، کیونکہ موجودہ صورتحال پر مشرقی وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سعودی عرب بہت قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پہلی بار اتنا سخت بیان سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے آیا جن کے مطابق بنیامین نتن یاہو سب سے بڑا مجرم ہے،
लाखों लोगों की जानों या लाखों लोगों का जो कत्ल किया गया है उसके जिम्मेदार नेतन्याहू हैं और उन्हें खतरा भी करार दिया गया है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर बमबारी हो रही है, जिसमें उनके मुताबिक सीरिया के अंदर या फिर इसके अलावा लेबनान के अंदर और जो कुछ गजा में किया गया, उन्होंने कहा कि फलस्तीन एक आज़ाद रियासत है और आज़ाद रियासत की हैसियत से ही इसको डील किया जाना चाहिए, बसूरत दीगर इंतहाई मुश्किल होगा। एक अहम तरीन इजलास जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहे थे और कहा कि जो मुजरिमाना कोशिशें हुई और उसमें वो कामयाब भी हुए, इसके लिए जिम्मेदार वो हैं। क्राइम उन्होंने जो किया है फलस्तीन के अंदर या बाकी हिस्सों के अंदर, इसके लिए जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। साथ साथ उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इजराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर कब्जा है, इस गैर कानूनी और गैर आईनी कब्जे को हटाया जाए और न सिर्फ कब्जा हटे बल्कि साथ साथ इजराइल की रियासत को और जेरूसलम के आसपास के हिस्सों में या फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर जो हालात जिस बुनियाद को बनाकर बनाए गए उस चीज़ से बचने के लिए इस वक्त कोशिशें की जानी चाहिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जहां ये खबरें मुसलसल गर्दिश कर रही थी कि शायद इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश अमेरिका करवा रहा है, मगर ये जो बयान आया ये बताता है कि अभी भी दोनों के दरमियान ताल्लुकात सिफारती सतह पर बेहतर नहीं हुए हैं। الدولة تؤكد المملكة رفضها القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان. सऊदी शहजादे का बड़ा बयान, क्योंकि कल अहम तरीन इजलास हुआ था और इस इजलास में सीधे सी बात कही गई कि अलहदा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जब तक नहीं होता है तब तक मसले का हल किसी भी तरीके से नहीं होगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों में सबसे पहले एक गमनाक खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मुश्ताक बुखारी का इंतकाल हो गया है। सीनियर लीडर सईद मुश्ताक बुखारी इस दारे फानी से कूच कर चुके हैं और पार्टी ज़राया और उनकी अहले खाना ने इस बात की तस्दीक कर दी है। साबिक रियासती वजीर और भारतीय जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवार सईद मुश्ताक बुखारी आज सुबह इंतकाल कर चुके हैं। 2 बार के रुकने असेंबली थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये 2 बार सुरनकोट असेंबली हल्के से जीत कर आए और हदबंदी के बाद ये दफ़ा 370 की तनसीब के बाद ये पहला इस तरह का बड़ा चुनाव था जिसमें वो पार्टी के उम्मीदवार थे। और बीजेपी उन्होंने जनवरी 15-16 के आसपास, जहां तक हमें याद है, बीजेपी में शामिल हुए थे। साल 2022 में वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से दूरियां हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी और इस तरीके से नाराज़गी जो पार्टी की थी वो बाद में तब्दील हुई। और ये भी जो एसटी स्टेटस वाला मामला था इस पर काफ़ी वो सरगर्म रहे। 7-8 माह के दौरान ये पेशरफ्त हुई, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और तमाम तरह की बागी लीडरान की कोशिशों के बावजूद भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और 25 तारीख को जो वोट डाले गए उसमें सैयद मुश्ताक बुखारी सुरनकोट असेंबली हल्के से उम्मीदवार थे। लेकिन आज सुबह 7:15 के आसपास उनके अहले खाना की जानिब से जो इतला मिली है कि 7:15 पर इनने आखिरी सांस ली। हरकत कल्ब बंद होने से पमरूट सुरनकोट के अंदर इनका इंतकाल हुआ और कई अहम तरीन शख्सियात के वहाँ पहुँचने का सिलसिला भी और इजहार ताज़ियत का सिलसिला शुरू हो गया। और इतलात के मुताबिक नमाज जनाजा 12 बजे के बाद अदा किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं। सैयद मुश्ताक बुखारी 75 साल टोटल इनकी उम्र है और एक मारूफ ख़ानदान से इनका ताल्लुक़, बिलखुसूस आप राजौरी पुंछ के अंदर या पीर पंजाल खित्ते के अंदर देखेंगे तो उस बुखारी फैमिली से, जिनका एक आप देखेंगे एक तवील सिलसिला उनके दादा, उनके वालिद मोहतरम और ख़ुद भी चूँकि पीर मुरीदी का एक तवील सिलसिला चलता रहा 60-70 वर्षों से। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर भी हज़ारों इनके मुरीद हैं जो आज भी मुलाकात के मुश्ताक थे और इनसे मुलाकातों का एक सिलसिला चलता था। और हिंदुस्तान के बाहर भी इस सिलसिले में उनका आना जाना लगा रहता था, यानी इनके वालिद मोहतरम या इनके दादा सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और आगे ये सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के ज़रिए। अब आज चूँकि सुबह इतला मिली और उसके बाद कन्फर्मेशन भी अहले खाना की जानिब से कर दी गई। 2 बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से MLA बने, मिनिस्टर भी रहे। साल 2002 में भी जीत कर आए, 2008 में भी जीत कर आए, 2014 में ये इलेक्शन हारे और उसके बाद से ये एक्टिव थे। लेकिन 4-5 साल का ये जो अरसा है, 2018 के बाद वो मुसलसल बीमार चल रहे थे।
اور جموں کے اندر کافی وقت سے قیام کیا تھا، اور پچھلے دنوں جب پارٹی نے ذمہ داری سونپی تو دوبارہ انہوں نے عوام کے بیچ میں جانے کا فیصلہ اس وقت کیا، حالانکہ صحت کی خرابی کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں نہیں جا سکے، لیکن قصبہ جات یا شہر کے آس پاس علاقوں میں کافی سرگرم رہے۔ 75 سال کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو 45 سے 46 سال انہوں نے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ساتھ گزارے، اسی پارٹی کے ساتھ 2 بار ایم ایل اے بنے، اور 15 اور 16 جنوری کے آس پاس جب جموں کشمیر کے اندر پہاڑیوں کو ایس ٹی سٹیٹس دینے کی بات ہوئی تو اس وقت آپ یہ کہیں کہ پہاڑی قبیلے کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کے لیے جو کوششیں ہوتی رہیں 1991-92 سے سید مشتاق بخاری کی، اس میں بھی بہت بڑا کردار تھا دیگر قائدین کے ساتھ جو پہاڑی قبیلے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کے ریزرویشن کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ ادھر پارٹی کی جانب سے بھی ہو سکتا تھوڑی دیر میں بیان جاری کیا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے بعد بی جے پی میں جب شامل ہوئے تو سید مشتاق بخاری چونکہ اس بار کینڈیڈیٹ تھے اور پارٹی بڑی مضبوط خود کو اس علاقے سے بتا رہی تھی، لیکن امیدوار بنے، کیمپین کی، ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ کے ٹھیک ایک ہفتے بعد سید مشتاق بخاری اس دنیا سے چل بسے۔ آکاش ملک سورنکوٹ سے ہمیں ہیں۔ آکاش، کیا مزید تفصیلات ہیں، کیا کچھ شیئر کر پائیں گے آپ ہمارے ساتھ؟ اور خبر یہ ہے کہ بی جے پی کی اعلیٰ قیادت تھوڑی دیر میں جموں سے اور سری نگر سے سورنکوٹ پہنچ سکتی ہے۔ جی آصف، آج صبح ہی ایک دکھد خبر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ سید مشتاق بخاری صاحب جو ہے اس دنیا فانی سے چل چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے سورنکوٹ کی بات کروں، ان کے یہاں گھر پہ تمام لوگ بھی پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو مرکزی جامع مسجد سورنکوٹ سے ایک اعلان بھی کیا گیا ہے کہ سورنکوٹ میں جو ہے مرکزی عیدگاہ میں نماز جنازہ 3 بجے ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد پمروٹ میں بھی دیر شام کو ادا کی جائے گی۔ یعنی نماز جنازہ جو ہے اجتماعی طور پر 3 بجے ادا کیا جائے گا، اور اطلاعات یہ ہے کہ مختلف مذہبی پیشوا اور سیاسی لیڈران کی آمد بھی ہے، تو اس حوالے سے کوئی اطلاع؟ جی گوہر، اس حوالے سے کوئی بھی اطلاع بھی ہمیں نہیں ملی ہے، لیکن اس وقت جو مرکزی جامع مسجد سورنکوٹ سے اعلان کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورنکوٹ مرکزی عیدگاہ سورنکوٹ میں نماز جنازہ 3 بجے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پمروٹ میں بھی اس 3 بجے کے بعد 5 بجے ہو سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آکاش تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ تو تیاریاں نماز جنازہ کے سلسلے میں چل رہی ہیں 12 بجے کے بعد، چونکہ کئی اہم ترین 3 بجے کے آس پاس نماز جنازہ ہوگا، 3-3:30 کے آس پاس جو ہے وہ تدفین ہو جائے گی، اور چونکہ ابھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ ریلی اس علاقے کے اندر ہوئی راہل گاندھی کی ریلی سے ایک دن پہلے، وہ تھی امت شاہ صاحب کی ریلی ہوئی، تو اس ریلی میں ان کا آخری خطاب بھی تھا جس کی ایک بیچ میں تصویر بھی آپ نے دیکھی، جھلک دیکھی۔ یہ ان کی آخری ریلی ثابت ہوئی، اور زندگی کا سفر اس ریلی کے ایک ہفتے بعد ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال اس پر دن بھر جو بیانات یا اس سلسلے میں جن لوگوں کی جانب سے پیغامات آتے رہیں گے ضرور آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے، بریک کے اس پار واپس آئیں گے تو مزید خبریں ہوں گی، جموں کشمیر کی سیاست کی بات ہوگی، اور دیگر کچھ معاملات بھی جن پر ڈسکشن ہوگا بریک کے اس پار۔